अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खान मैक्स एंड यू आर वाचिंग खान मैक्स अ सोशल एजेंट यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल वीडियो नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, हमने सीटी के पेपर का इंग्लिश पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो चलिए आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में 12 ऑब्जेक्टिव थे, तो पार्ट सेकंड हम 13 से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नो कवर्ड द हाउसेज, चूज द करेक्ट वॉइस। तो इसको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। स्नो कवर्ड द हाउसेज, तो द हाउसेज पहला आएगा। द हाउसेज जमा है तो हेल्पिंग वर्ब जमा आएगा। कवर्ड है, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है, तो इसलिए इसको साथ हम वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। द हाउसेज वर कवर्ड। जब स्नो आएगा, जब कोई चीज आएगा जो सिलेक्टिव होगी, तो उसके लिए हम विद का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि विद इस्तेमाल होता है इन्वॉल्वमेंट के लिए, बीइंग टुगेदर के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, टूल्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विद इस्तेमाल करेंगे। द हाउसेज वर कवर्ड विद स्नो। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर जो हमारे साथ है वो हमारे साथ क्या है, ऑप्शन नंबर बी, द हाउसेज वर कवर्ड विद स्नो। स्नो कवर्ड द हाउसेज, बर्फबारी ने हाउसों को ढांप लिया था। तो यहाँ पे कहते हैं कि घर बर्फबारी से ढांपे हुए थे, यानी उन पर बर्फबारी पड़ी थी, बर्फ पड़ी थी, बर्फबारी की वजह से बर्फ उन पर पड़ी थी। वी आर हैविंग अ बारबेक्यू नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते बारबेक्यू करने वाले हैं या हासिल करने वाले हैं, यानी बारबेक्यू का प्रोग्राम करने वाले हैं। बारबेक्यू ग्रिल के जरिए से जो कुछ भी पकाया जाता है उसको बारबेक्यू कहते हैं। आप लोगों ने देखा है, यानी सिंपली हम उसको भुनना कहते हैं। तो उसमें सीख कबाब होता है, सिंपल कबाब होता है, इस तरह मछली गोश्त को जिसको भुना जाता है तो उसको कहते हैं बारबेक्यू। तो इसमें कौन सा आएगा इस जुमले को कंप्लीट करने के लिए, विल यू कम, शेल यू कम, डू यू कम, वर यू कम। नेक्स्ट वीक है तो पास्ट टेंस होगा, तो इसलिए सी डी तो बिल्कुल नहीं आएगा। ए और बी में तो यू के साथ शेल जो है ना, ये सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है, तो इसलिए बी भी नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारे साथ क्या आएगा, ए आएगा। विल यू कम, क्या आप आएंगे, क्या आप हमको ज्वाइन करेंगे। नंबर 15 में कहते हैं नो वन कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सका। वट ही सेड, वट ही सेंग, वट ही से, वट डिड ही से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली उन अल्फाज की तरफ इशारा है जो उसने कहे हैं, तो इसलिए डायरेक्टली हमारे साथ इसमें ऑप्शन ए आएगा कि नो वन कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, कोई नहीं समझ सका कि उसने क्या कहा। उसने जो कुछ भी कहा कोई उसको समझ नहीं सका। तो यहाँ पे व्हाट का मतलब इस ही सेड की तरफ इशारा है, एज अ क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन होता तो फिर इसमें डी आंसर आता, व्हाट डिड ही से। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इशारा है, तो इशारे के हिसाब से व्हाट ही सेड। व्हाट ही से इसलिए नहीं आता क्योंकि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में इसलिए पास्ट टेंस इस्तेमाल किया जाएगा। सेइंग इसलिए नहीं आता कि यहाँ पे मेरे व्हाट ही इज सेइंग आता, और साथ साथ में ये है कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए यह भी नहीं आ सकता। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, नीचे जुमलों में से कौन सा जुमला है जो मुकम्मल हर पहलू से ठीक है। आई डन, तो डन के साथ परफेक्ट फॉर्म है, तो इसके साथ हैव या हैड आता, लेकिन इसलिए ना हैव है ना हैड, ये गलत है। दिस इज एन यूटेंसिल, यू है यहाँ पे, यू हमारे साथ वावल है, लेकिन वो यू जहाँ पे अमूद में क्या कहते हैं अलिफ, अगर ये अलिफ का आवाज नहीं देता तो इस तो फिर ये वावल नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ पे ए यूटेंसिल आएगा, एन यूटेंसिल नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइज्ड, तो ये भी गलत है। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज राइजिंग, तो इस तरह आएगा, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऑटोमेटिकली लास्ट वन, दिस इज द बेस्ट पीच प्रोड्यूसिंग वैली, ये आलू पैदावार या पैदा करने की सबसे बेहतरीन वादी है। तो ये हमारे साथ क्या है, करेक्ट आंसर है। नंबर 17, ही पेल ब्लैंक हिज हॉर्स, वो अपनी घोड़ी से गिर पड़ा। तो प्रेजल वर्ब है पेल, तो इसमें पेल कौन सा आएगा, पेल डाउन, पेल फ्रॉम, पेल ऑफ या पेल ऑफ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे साथ क्या है, ए है। फेल डाउन प्रेजल वर्ब की मतलब है जमीन पर आ गिरना, यानी किसी ऊंची जगह से नीचे की तरफ गिरने को फेल डाउन कहते हैं। और इसी के साथ फेल ऑफ कहते हैं कम होना, यानी मिकदार या मैग्नीट्यूड में किसी चीज का कम होने को फेल ऑफ कहते हैं, डबल एफ के साथ। इसके साथ है
फेल फ्रॉम का मतलब है किसी चीज से गिरना। जब एक अलमारी हो या इस तरह मेज मेज उसी चीज से कोई चीज गिरती है तो उसको फेल फ्रॉम कहते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ गिरने की बात है तो इसलिए फेल डाउन, सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गया फेल डाउन, वो अपने घोड़े से गिर पड़ा। नंबर 18, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट्स, मुबारक हैं वो लोग हैं यानी मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, ब्लैंक, पर दे शेल सी गॉड, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो इसमें पंक्चुएशन डालना है कि उसमें सेमी कॉलम्स, कॉमा या कॉलम्स या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। तो इसलिए कॉमा कहते हैं सीमी स्टॉप को, यानी वहां पे लगाई जाती है जहां पे जुमला मुकम्मल नहीं है लेकिन एक जुमले के मानी कंप्लीट दिए जा सकता है या देता है। यानी ब्लेस्ड आर द प्योर हार्ट इन हार्ट, वो लोग जो दिलों में पाक है पाकीज़ा है उनके लिए खुशखबरी है मुबारक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ जो बी है तो बी हमारे साथ करेक्ट आंसर है। इसके साथ 19, द चेयरमैन वॉज प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेमिनार, सेमिनार के दौरान चेयरमैन उसकी कारकर्दगी से खुश था। The and rewarded him for a shield from the side of department, और डिपार्टमेंट की तरफ से उसे शील्ड इनाम के तौर पर दिया या शील्ड से उसको नवाजा गया। Which of the underlined words must be changed to make sentence grammatically correct? Underlined जो जुमले है या phrases है या words है उसमें से किसको तब्दील करना होगा ताकि जुमला ठीक हो जाए, मानी सीधा हो जाए, ग्रामेटिकली मिस्टेक खत्म हो जाए। तो इसमें है वाज प्लीज्ड को बदलना है, परफॉर्मेंस ड्यूरिंग को बदलना है, या से परफॉर्मेंस को बदलना है, ड्यूरिंग को बदलना है, या फॉर को बदलना है। तो इसलिए हमने पहले भी बताया कि जब हम किसी आले के साथ आले या किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ इशारा करते हैं, टूल की तरफ, तो उसके साथ विद लगाया जाएगा। तो इसलिए जब जुमला हम करेक्ट करेंगे तो आएगा एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ शील्ड। तो इसलिए यहाँ पे फॉर गलत है, तो इसलिए हमारे साथ जो करेक्ट आंसर है वो डी है कि फॉर को हमें बदलना है। नंबर 20th में कहते हैं द नंबर ऑफ मोटर कार्स आर ब्लैंक इंक्रीजिंग, मोटर कार्स की तादाद बढ़ रही है। तो इसमें इज और डू डज कौन सा आता है, तो इसलिए कंटिन्यूस टेंस है, तो इसलिए डायरेक्टली डू डज तो नहीं आएगा। इज और आर में कौन सा आएगा, यहाँ पे नंबर है, नंबर सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। मोटर कार्स की तरफ इशारा नहीं है यहाँ पे हेल्पिंग जो सब्जेक्ट है वो नंबर है तो इसलिए नंबर की तरफ इशारा है, नंबर सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। द नंबर ऑफ मोटर कार्स इज इंक्रीजिंग, अगर यहाँ पे मोटर कार नंबर नहीं होता तो फिर होता द मोटर कार्स आर इंक्रीजिंग, या इस तरह होता कि जमा होता द नंबर्स ऑफ मोटर कार्स आर इंक्रीजिंग, फिर भी आ रहा था। लेकिन यहाँ पे नंबर सिंगुलर है तो इसलिए इज का इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 21, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन लफ्जी माना है सवाल के बगैर, इन ऐसी चीज जिसके बारे में सवाल नहीं किया जा सकता। मीन जिसका क्या मतलब है, विदाउट डाउट कि इसमें कोई शक नहीं है, इम्पॉसिबल कि नामुमकिन है, दैट कैन बी इग्नोरेबल कि वो चीज जिसको नजरअंदाज किया जाता है, अनक्वेश्चनेबल जिसके मुतालिक क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो इंग्लिश इस फ्रेज या इडियम का जो मतलब है वो क्या है, इम्पॉसिबल नामुमकिन, यानी एक ऐसी चीज जो हल नहीं हो सकती तो उसको कहते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी इसके मतलब क्वेश्चन हो ही नहीं सकता क्योंकि नामुमकिन है। तो क्वेश्चन तो उस चीज के बारे में होगा कैसे करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा। लेकिन जब एक चीज इम्पॉसिबल हो तो उसमें सवाल नहीं हो सकता कि कौन करेगा, कैसे करेगा, किस तरह होगा, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आउट ऑफ द क्वेश्चन। नंबर 22, नंबर 22 क्वेश्चन 22, 22 नंबर, commencement of the words with the same letter, जो नीचे दिए गए हैं तो उसमें जो कमेंसमेंट है, जो शुरुआत है, वो कौन से अल्फाज है जिनकी शुरुआत एक जैसी हो सकती है। सिलेक्ट द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द स्टेटमेंट, तो वो कौन सा एक लफ्ज है जो पूरे स्टेटमेंट के लिए काफी हो सकता है। ऑक्सीमोरन, एलिटरेशन, साथ में आयरनी और फॉन, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो हमारे साथ इलिटरेशन है, क्योंकि इलिट्रेशन का मानी है इलिट्रेशन हम उन अल्फाज को कहते हैं, सिंपली उस उर्दू में कहते हैं हम काफिया है, हम आवाज या हम रदीफ रजू रदीफ होते हैं उसको इलिट्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि ऐसे अल्फाज जो
जो शुरुआत में एक ही लफ्ज या एक ही जैसे शुरू होते हैं उसको एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी देखने को कहते हैं, सी समंदर को कहते हैं। तो इसलिए सी जो है ना वो एक ही जैसे अल्फाज से शुरू होते हैं। सी में भी एस डबल ई है और समंदर एस ई है, तो इसको कहते हैं एलिट्रेशन। ऑक्सी मोरन कहते हैं दिमागी जिद्दें को, ऐसी चीज है जो आपस में जिद हो लेकिन एक साथ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल ही इज क्लियरली कंफ्यूज्ड, वो वाज़ेह तौर पर कंफ्यूज है। तो कंफ्यूज और क्लियर आपस में अपोजिट है। इसी तरह ही मेड अ फाइन मेस, उसने बहुत ज्यादा मिस बनाया, बहुत ज्यादा गंदगी पैदा किया है। फाइन कहते हैं अच्छे को, मिस कहते हैं गंदगी को। तो ये अपोजिट वर्ड्स है लेकिन साथ में एक जैसे इस्तेमाल हुए जुमले में, तो यहाँ पे इसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। जो यानी बरखिलाफ कंट्रडिक्टिंग या कंट्रडिक्शन वाले अल्फाज एक साथ इस्तेमाल होते हैं। आयरनी, आयरनी कहते हैं तंज को, यानी वो अल्फाज जो तंज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो आपस में उसका क्या है, क्या कहते हैं, असल में उसके आपस में ताल्लुक नहीं होती है लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा सर्दी हो, कोई कहता है यार आज तो बड़ी गर्मी है, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब अपोजिट है। यानी गर्मी तो गर्मी होती है लेकिन यहाँ पे सर्दी, इसके मतलब गर्मी से क्या है कि आज बहुत ही ज्यादा सर्दी है। तो इसको कहते हैं आयरनी। जब लफ्ज एक हो लेकिन उसका माना मुखालिफ इस्तेमाल किया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स बहुत ज्यादा काबिल हो, आप उसको कहते हैं सॉरी, एक शख्स बहुत नालायक हो, आप उसको कहते हैं आप तो बड़े काबिल इंसान है, बहुत ज्यादा मेहनती है। तो इसको कहते हैं वो काबिल नहीं है लेकिन आप उसको काबिल कहते हैं, नहीं आपका मतलब है कि वो नालायक है। इस तरह कोई सुस्त हो, आप उसको कहते हैं कि आप तो बड़े चुस्त इंसान है, इसका मतलब ही नहीं होता कि वो चुस्त है, इसका मतलब है आपका कि वो सुस्त इंसान है। सो दैट्स कॉल्ड द आयरनी। फॉन, फॉन कहते हैं उन अल्फाज को जिनकी दो मानी हो, दोगले मानी हो, तो उस अल्फाज को क्या कहते हैं, फॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहें ही इज वेरी हंग्री, तो यहाँ पर मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा भूखा है, लेकिन आपका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा भूखा है, आपका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा लालची है। सो सच्चा मीनिंग जो दो मानी हो या इबहाम हो उसमें, तो उसको कहते हैं फॉन। तो ये थोड़ी बहुत सी डिटेल थी। नंबर 23 को आते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू इंडिजिनस। इंडिजिनस के जो लफ्ज है इसके अपोजिट मीनिंग तलाश करनी है। तो इंडिजिनस कहते हैं मुल्की को, यानी वो चीज जो मुल्की हो, मुल्की के अंदरूनी हो, देसी, उसको इंडिजिनस कहते हैं। तो इसमें है फॉरेन, फॉरेन का मतलब है गैर मुल्की। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, खानदानी, यानी मुल्की, देसी। नेटिव का मतलब है पैदाइशी, यानी इसको भी देसी मुल्की कह सकते हैं। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल कहते हैं असली को, असल नस्ल को कहते हैं। यहाँ इसको भी हम देसी कह सकते हैं, मुल्की कह सकते हैं। तो इसलिए इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या आएगा, फॉरेन आएगा, गैर मुल्की, इंडिजिनस और फॉरेन। नंबर 24, आई शेल डू माई वर्क माई सेल्फ, मुझे अपना काम खुद करना चाहिए। तो चूज द करेक्ट वॉइस, करेक्ट वॉइस उसको करेक्ट वॉइस में इसको तब्दील करना है। तो ये बेसिकली इस तरह आएगा, माई वर्क, तो फ्यूचर जुमला है तो वर्क के लिए विल इस्तेमाल होगा। माई वर्क विल, तो तो फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस है तो इसको बी में लगाया जाएगा। जब इंडिपेंडेंट हो तो इसमें कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब वो लगाया जाएगा। माई वर्क विल बी डन बाय मी माई सेल्फ, तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे साथ तो बी है, माई वर्क विल बी डन बाय मी माई सेल्फ, मेरा काम मेरे खुद के जरिए से किया जाएगा, तकमीली तक पहुंचेगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।